फाइनली हम लोग देख लिए कि जो डबल कंपाउंड है और डबल साल्ट है उसको अगर वाटर में प्लेस करते हैं, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अपने आइडेंटिटी को लूज कर लेता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है वह है मोअस साल्ट, कार्नालाइट, पोटास एलम, जिनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, या डायरेक्ट डबल साल्ट या डबल कंपाउंड के बारे में भी शॉर्ट नोट लिखने को पूछा जाता है। लेकिन अब जो हमारा यूनिट है जिसको हमको पढ़ना है वह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे, अब यहाँ समझना है कि ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, वह ऑल अराउंड कोऑर्डिनेट बाउंड के द्वारा एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से जुड़े होते हैं। समझते हैं इस चीज को। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं डबल कंपाउंड के बारे में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। जैसे K4FeCN6, ये एक एग्जांपल लिया गया। इसके अरेंजमेंट को देखते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। जब इसको हम वाटर में प्लेस्ड करते हैं तो जब ही आप इसको वाटर में प्लेस करेंगे तो वाटर में प्लेस करने से, वाटर में जब आप इसको प्लेस करते हैं तो 4K+ आयन मिलता है और साथ में FeCN6 पर 4- ये आयन मिलता है। दो तरह का आयन मिला। अगर हम डबल साल्ट का बात किए थे, जैसे K4 K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, जो ये बना हुआ था इस कंपाउंड से, तो जो कंपाउंड था वह था K2SO4 एंड Al2SO4 होल 3। ये कंपाउंड था जिससे ये बना हुआ था। जब हम इसको वाटर में प्लेस करते हैं या इसको वाटर में प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन में 2K+ SO4- Al3+ एंड SO4- ये आयंस मिलते थे, ये 2 ये 3 इस संख्या में। और जब हम इस डबल कंपाउंड को भी प्लेस किए थे वाटर में, इसको भी वाटर में अगर हम रख रहे होते हैं तो उस कंडीशन में 2K+ SO4- प्लस 2Al3+ आयंस मिले थे। तो ये जो डबल साल्ट लिया गया था, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो थे वो वाटर में जिन आयनों को दे रहे थे, वाटर में वो जिन आयनों को दे रहे थे, ये डबल कंपाउंड भी वाटर में जाने पर उन सभी आयनों को प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है। अब हम ये सोचें कि यहाँ जो आयन मिला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वह कौन सा आयन मिला, तो K4FeCN6, तो 4K+ मिला और FeCN6 पर 4- चार्ज मिला। अब ये बना किस कॉन्स्टिट्यूएंट से है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इस चीज को देखें। तो यहाँ पर क्या आया होगा, तो देखिए तो 4 के संख्या में KCN आया होगा, क्योंकि 4 पोटासियम है और जो आयनिक कंपाउंड लेंगे तो उसमें पोटासियम साइनाइड चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंट क्या क्या है, पोटासियम है, साइनाइड है, आयरन है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो मिला होगा वो 4KCN लिया गया होगा, जिससे ये बना
और साथ में इसके 4KCN के साथ में ये एक आयरन है, तो Fe, और जिसके साथ Cn का संख्या 2 अब बच ही रहा है, क्योंकि 6 Cn में से 4 तो आप यहाँ ले लिए, तो 2 बच रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए Cn2 यानी FeCN2। तो अब देखिए, तो इसके मिलने से ही डबल कंपाउंड बना होगा, जिसमें K4 और Fe के साथ Cn का संख्या 4 + 2 दैट इज 6 जुड़ गया होगा, यानी ये K4 Fe Cn होल 6 दिया होगा, ये दिया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट की अगर हम बात करें, यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बना हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बना हुआ है वह कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है KCN, और वह कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है FeCN2। ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट इन्हीं दो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना होगा। अब इस दो कंपाउंड के बारे में बात करें कि अगर हम इसको वाटर में प्लेस करें तो आयंस क्या मिल रहे होंगे। जब हम इसको वाटर में प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, K+Cn-, और जब इसको वाटर में प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, Fe++ + 2Cn-, ये आयंस मिले। और जब इसको आप जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, इस दोनों के मिलने से, इस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर वाटर में प्लेस कर रहे हैं तो हमको जो आयंस मिल रहा है वो K+ आयन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर है K+, लेकिन Cn- आयन मिल रहा है क्या, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के वाटर में जाने से मिल रहा था Cn- आयन, वो Cn- आयन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो Cn- भी नहीं मिल रहा है और Fe++ आयंस भी नहीं मिल रहा है। मतलब यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब वाटर में प्लेस किया जाता है तो उस कंडीशन में ये जो आयंस देते हैं, ये आयंस डबल साल्ट या डबल कंपाउंड जो आयंस दे पाते हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट आयंस देते हैं, वो उस तरीके से आयन नहीं दे पाते हैं। यह कॉम्प्लेक्स आयन को प्रोड्यूस कर पाता है। जैसे ये फर्दर डिसोसिएट नहीं कर पाया किस चीज में, तो Fe++ में एंड Cn- में, यानी ये डिसोसिएशन इसका पॉसिबल नहीं हुआ। तो जो आयन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ये यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस आयंस को नहीं दे पाया जो कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड प्रोड्यूस कर पाया था वाटर में, जिसके कारण इसको आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और अगर डिफाइन करना हो तो इसमें इसको बोला गया सेंट्रल मेटल एटम। ये जो आयरन लिखे यहाँ पर, ये जो आयरन लिखा गया है, ये मेटल तो यहाँ पोटासियम भी है, लेकिन इसको बोला गया सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किसको बोला गया, आयरन को। और ये जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ये जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ घिरे हुए हैं, उसको आप बोलते हैं लिगेंड। उसको क्या बोला जाता है, लिगेंड। तो आप ये कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने का जिम्मेदार कौन, तो सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना पाता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंडेड ऑल अराउंड बाय एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स थ्रू कोऑर्डिनेट बाउंड। अब ये कोऑर्डिनेट बाउंड क्या, तो अब हम इसको और एनालाइज करते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक बात समझ में आ गया।
एकदम ध्यान से समझना है, बहुत रीजनिंग का टॉपिक है। नोट्स लिखने में और इससे जो क्वेश्चन जनरेट होगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। नोट्स में जितने पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट्स से जो बोर्ड पर समझाया गया होगा, जिस क्वेश्चंस को लिंक किया जा सकता है, वो सारा बात रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर आप समझे हुए हैं तो। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इन बातों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो नोट्स आपको दिया जा रहा है उसको एक लाइन पढ़ते ही वो पूरा बात रिफ्लेक्शन में आने लगे। तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम प्लस लीजेंड, जिसको आप बोल दिए कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब अगर डिफाइन करना हो कम्प्लेक्स कंपाउंड को तो हम क्या कहेंगे? ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है? तो सेंट्रल मेटल एटम है आयरन। और ये आयरन किससे चारों तरफ से घिरा हुआ है? तो वह है Cl माइनस से। Cl माइनस से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इस पर में कौन सा चार्ज है? तो +2। भले ही वह डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, तो डिसोसिएट तो हुआ नहीं। हाँ, ये डिसोसिएट हुआ था जो K4 था, तो K4FeCl6 ये कंप्लीट कंपाउंड था। लेकिन जब हम आयंस की बात किए थे तो उस कंडीशन में ये क्या दिया था? तो उस कंडीशन में ये दे दिया था 4K प्लस आयन, और एक ये आयन को यह प्रोड्यूस कर पाया था, ये आयन को जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इसी के वजह से यह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम और आयन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से कोऑर्डिनेट बाउंड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, ये जो सेंट्रल मेटल एटम और ये जो लीजेंड लिया गया, ये लीजेंड के बीच जो बाउंडिंग होता है वह कोऑर्डिनेट बाउंड होता है। तो कोऑर्डिनेट बाउंड के द्वारा जुड़ा हो तो इसी को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसीलिए डबल कंपाउंड में जब हम चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स हैं, और स्पेशली बोला गया था कि यहाँ कोऑर्डिनेट बाउंड नहीं है। किसके बीच? तो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स के बीच। और यहाँ पर जो स्पेसीज का फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से यह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो यह लीजेंड जुड़ रहा है वह कोऑर्डिनेट बाउंड से ही जुड़ रहा है। उसका जुड़ना उसके साथ कोऑर्डिनेट बाउंड से ही होगा। तो उस कंडीशन में आप इसको कॉम्प्लेक्स बोले। और दूसरी बात कि यह जो आयंस बना रहा है, यह आयंस जो बना रहा है वह डबल कंपाउंड जो आयंस बना रहे थे उससे टोटली डिफरेंट वे में चलकर आयंस